इस वक्त की बड़ी खबर से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बड़ी खबर है जयपुर से। एनआईए की जयपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 9 करोड़ रुपए की गोल्ड स्मगलिंग केस में एनआईए ने कार्रवाई की। इस स्मगलिंग केस में मोस्ट वांटेड मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया है। दुबई से जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी कर करीब 18 किलो गोल्ड लाया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई की फ्लाइट से करीब 18 किलो से ज्यादा का गोल्ड, जो उसकी कीमत करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 9 करोड़ से ज्यादा की थी। और ये पूरा जो मामला था सोने की तस्करी का, वो 2020 सितंबर का था, जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। एनआईए ने पूरे मामले में जांच की और उसके बाद चार्जशीट पेश की तो मोहम्मद अली करके जो एक बदमाश, जो एक नामजद आरोपी था, वो फरार चल रहा था। ऐसे में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस एनआईए की ओर से जारी करवाया और आज इस 9 करोड़ रुपए की गोल्ड स्मगलिंग के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के रहने वाले मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। वहीं पर जो अन्य 4 आरोपी हैं, उनकी संभवतः तलाश जो है वो जारी है। लेकिन जो पूरा कैसे गिरफ्तारी, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, इसके बारे में अभी तक एनआईए ने कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है। बस ये था कि फरार चढ़ा था और एनआईए के तेज चढ़ गया। वही जो 4 आरोपी हैं, उनके बारे में अभी भी एनआईए तलाश उनकी जारी है। वहीं पर मार्च 2021 में एनआईए ने पूरे मामले की जांच करके चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी और वहीं आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। जी हाँ, तो अब ये कहा जा सकता है, चूंकि एक मुख्य चेहरा पकड़ा गया है, उससे पूछताछ के आधार पर जल्द ही अन्य चेहरे भी सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, बिल्कुल, जो इस पूरे मामले में एनआईए ने अपनी ओर से 120 के अलावा यूएपीए एक्ट की धाराएं भी जोड़ी थी और इसलिए पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया, लुकआउट नोटिस भी जारी करवाया और आखिरकार एक सफलता एनआईए को मिली है। जी चलिए, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। 3 मजदूरों की तालाब में डूबने से मौत की खबर है। बताया जा रहा है ये तीनों मजदूर तालाब में नहाने गए थे, गहराई में चले गए और इस वजह से ये घटना सामने आई। डूबने से तीनों की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों के शव मोर्चरी में रखवाए हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा के घटरा में ये घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। 3 मजदूरों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी ये मिल रही है कि ये तीनों मजदूर तालाब में नहाने के लिए गए थे, तालाब में उतरे और दूर तक चले गए जहां गहराई थी और इस वजह से उनकी डूबने से मौत हुई है। पुलिस ने तीनों शव बाहर निकलवाए, मोर्चरी में रखवा दिए। तीनों मजदूरों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। देखिए, तालाब में नहाने के लिए गए थे, गहराई में चले गए और फिर कुछ भी इनके हाथ में नहीं रह गया। ऐसे में ये तीनों डूब गए, डूबने से इनकी मौत हो गई। जैसे ही सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, शव तालाब से बाहर निकलवाए गए और मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद इनके परिवार वालों को ये शव सौंप दिए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं। तालाब में नहाने गए 3 मजदूरों की डूबने से मौत हो गई है। और जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की कोर कमेटी की आज बैठक हुई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई थी। तमाम चेहरे, दिग्गज चेहरे जुटे, मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई। बैठक खत्म होने के बाद सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक उद्देश्य परक रही है। उन्होंने कहा आने वाले समय में केंद्रीय नेतृत्व के प्रदेश में दौरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। उसी क्रम में अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं को समय समय पर अलग तरीके की जिम्मेवारियां दी हैं। कामों का विभाजन होगा। हम लोग धरातल पर भी पूरे तरीके से पुष्ट हैं। राजनीतिक मुद्दों के तौर पर भी हम लोग पूरे तरीके से मुखर हैं। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके प्रभावी दौरे होंगे और पार्टी बहुत नीचे तक सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उस पर और ज्यादा आक्रामक तरीके से काम करेगी। मोदी जी का नाम और काम, उस सिलसिले में जितनी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं जिससे व्यक्तियों का जीवन बदला है, उसको भी हम लोग आक्रामक तौर पर प्रचार में उतरेंगे। कुल मिलाकर आज की जो बैठक थी वो सकारात्मक रही और बहुत उद्देश्यपरक रही और मैं भरोसा कर सकता हूं कि हम लोग 2023 में अच्छे बहुमत से आएंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 4,430 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। 387 करोड़ की लागत से हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में सड़क निर्माण का दायरा बढ़ा है। राजस्थान सड़कों के क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने वाला राज्य के रूप में पहचान बनाई है और आज इस प्रकार से एक साथ में 4,330 करोड़ 131 करोड़ का तो शिलान्यास हुआ कार्यों का और 387 करोड़ के लागत के 22 कार्यों का लोकार्पण संभव हुआ है। जयपुर के मुंडिया रामसर में सीएम गहलोत ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में ऐसे आयोजनों से प्रतिभाएं निकलकर सामने आएंगी। हड्डी वहां पर मजबूत होगी, माना कि थोड़ी बहुत भी टच भी हो गया इसके, वहां पर डिस्टर्ब हो गई मान लो, तो फिर 2 महीने गई। तो मुझे इलेक्शन लड़ना, अभी कैंपेन भी करना, इसलिए मैं बचाव करके चल रहा हूँ, अपना भी कर रहा हूँ। और राजेश पायलट जी को लेकर भाजपा की ओर से भी कई तरह की जो अभी हाल ही में राजेश पायलट जी हमारे साथ, हम दोनों साथ साथ आए थे पार्लियामेंट के अंदर 80 के अंदर। हम काफी करीब से जानते, एक दूसरे को जानते थे। इसलिए इस प्रकार की बेहुदा बातें जो कर रहे हैं मालवीय, मिस्टर मालवीय जो उनका है, उनका धंधा यही है, झूठ बोलना, फेक न्यूज फैलाना। अब पूरे देश में वो बुद्धिजीवियों में एक्सपोर्ट हो गया है। अब बीजेपी के लिए वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी बन चुका है। अब बीजेपी को हटाया नहीं, हटाया हमें मतलब नहीं है। आज बीजेपी के लिए लाइबिलिटी कोई है तो अमित मालवीय जी है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जनता समझ गई तो फेक न्यूज चलाता रहता है बीजेपी के बिहाफ पर। तो ये स्थिति है। तो आप चिंता नहीं करें, राजस्थान में माहौल अच्छा बना हुआ है। सरकार, इस बार उम्मीद मैं करता हूँ जनता जो है, जनता का आशीर्वाद वहाँ पर मिलेगा रिपीट करने में सरकार को, मुझे लगता है। जो फीडबैक आ रहा है हमारे पास में आम जनता का, गाँव का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी वालों का, सबका, छत्तीस कौम चाहती है सरकार वहाँ पर रिपीट हो। ये मेरा मानना, ये मेरा मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी जनता माई बाप है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चुनाव परिणाम आए तो मालूम पड़ेगा। पर ये जो पैसा खर्च करना चाहते हैं बीजेपी वाले, जनबल के उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं पदों का, मुख्य प्रधानमंत्री 6 बार आ चुके राजस्थान में, कुछ दूसरा काम है नहीं उनके पास में क्या? गुजरात चुनाव हो रहे तो आप 6 महीने जा रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो। और प्रधानमंत्री इतना बिजी होता है पर्सनैलिटी, और भी काम होते हैं देश और दुनिया का राज करने के लिए, वो खाली चुनाव में घूमते रहते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, 2.5-3 महीने से परवाह नहीं करी। और कर्नाटका, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, उसमें घूमते रहते हैं। अरे मणिपुर तो हमारा राज्य है भाई, आप उसे कंपेयर करो राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को। ये तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं उम्मीद कभी करता ही नहीं था। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पे जाएंगे वो कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, उससे आप मतलब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सलाह दे रहे हो। ये तो बहुत दुखद बात है। मेरे मित्र उनका का दावा भी करते हैं भाषणों के अंदर, और ये मित्रता ये नहीं बताते हैं कि अपने अपने मित्र के राज्यों को बदनाम करो आप। ये कहाँ की समझदारी है बताइए आप? ये जनता सब समझ देख रही है, और मैं समझता हूँ सबको सबक सिखाई जनता इस बार। क्या कितने बड़े नेता जाओ, कितने कैंपेन कर लो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सर, एनडीए सरकार जितने भी प्रधानमंत्री हैं पूर्व उनका नाम चेंज करते जा रही है। आज मैंने ट्वीट किया उसके लिए भी, ये कहाँ ले आ रहे देश को गई? जो पंडित नेहरू ने इस देश के जो नींव रखी है, जिसमें आज खड़ा है देश, आज मजबूती के साथ में, बड़े बड़े कर्कागर हैं, बड़े बड़े बांध बना दिए उस जमाने में, IIM, IIT, ट्रिपल आइडिया बनी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें तो आ गई। उसके कारण आज हम लोग आत्मनिर्भर भी हैं देश। दुनिया भर में हम लोकतंत्र का गर्व करते हैं। 70 साल तक हमारा मजबूत रहा लोकतंत्र देश के अंदर। क्या नहीं हुआ देश के अंदर? सुई नहीं बनती थी, आज क्या नहीं बनता है?
और उसके लिए अगर मान लो पंडित नेहरू 16 साल से बंगला में रहे हो, बंगले में उनके नाम का वो संग्रहालय बन गया, अब उसका आप नाम हटा करके आप क्या बहादुरी करिए? बहादुरी काम है क्या? ये कोई बहादुरी नहीं है। ये इनकी सोच दर्शाती है। ये सोच बड़ी खतरनाक है। ये सोच चिंताजनक है देशवासियों के लिए, और होनी चाहिए चिंताजनक। इनकी सोच लोकतंत्र खत्म करने वाली है। इनकी सोच जो है नादिरशाही, तानाशाही, फासिज्म का जो जमाना था, हिटलर का जमाना था, वहाँ जो अप्रोच थी ना वहाँ के धर्म के नाम पर राजनीति करने की, आप समझ लीजिए वही अप्रोच यहाँ चल रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ आएंगे बाद में नहीं समझेंगे तो, या तो चॉइस में निपट लेंगे वरना तकलीफ आएंगे लोग। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, ये कोई मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकार आती जाती रहती है। हमने देखा है 5-7 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बदल गए, हर राज्य में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। कांग्रेस ने क्योंकि लोकतंत्र मजबूत किया इसलिए ये कायम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इसलिए बने क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो कि 70 साल तक कांग्रेस ने इस लोकतंत्र कायम रखा है। अगर कायम नहीं रखते तो फिर आप कैसे प्रधानमंत्री बनते बता दीजिए। और उस कांग्रेस लिए कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ तमाम बातें पूरी तरह एक्सपोर्ट हो चुके लोग। थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। बढ़ते आगे, प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल भी बजा दिया है। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए हाल ही में नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर आज अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पहली बैठक लेते दिखे। राजस्थान में लोकसभा चुनावों के लिए नियुक्त चीफ ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री के दौरे के बाद अब पार्टी मिशन 2024 फतेह की रणनीति पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इसी सिलसिले में आज सभी पर्यवेक्षकों ने लोकसभा पार्टी की जीत की संभावनाओं को तलाशने की कवायद शुरू की। राजस्थान के चीफ ऑब्जर्वर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने 25 लोकसभा सीटों की फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों में से अधिकांश प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नेताओं को एक एक लोकसभा सीट का जिम्मा सौंपा गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की तैयारी है और साथ ही साथ विधानसभा चुनावों का फीडबैक भी ये जुटा ही लेंगे। जीत की क्या राह हो सकती है जिस पर चलना होगा मिशन 2024 के लिए, उसे तलाशने की कोशिश करेंगे। साथ ही राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को समझेंगे। हर क्षेत्र में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं पार्टी के लिए, उनका आकलन किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। इसमें यह बात भी खास है कि वो कौन सा चेहरा है जो जीत की प्रबल दावेदारी रखता है या जो पार्टी के लिए जिताऊ हो सकता है, उसके चयन में भी ऑब्जर्वर्स काम करेंगे। निगरानी की जिम्मेदारी चुनावों के लिहाज से इन्हें दी जा रही है और ये पता लगाएंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ जनता में किन मुद्दों पर नाराजगी है ताकि उन्हें भुनाया जा सके। कौन सा चेहरा लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाएगा, उसे सामने लाया जा सके। पिछले 2 आम चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई है प्रदेश में। इधर प्रदेश में अभी बीजेपी के 24 सांसद हैं और 1 सीट पर आरएलपी के सांसद हैं। इसमें पैठ बनाना और अपने खाते में 1 सीट लाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहने वाली है, क्योंकि अमूमन होता यह था कि जो विधानसभा चुनाव जीतता था लोकसभा चुनावों में भी उसका अक्स नजर आता था, लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ। सत्ता में आने के बावजूद लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनावों को लेकर हलचलें तेज हैं। कांग्रेस की ओर से अलग अलग जिलों में ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। इसी के चलते आज ऑब्जर्वर प्रभु ठोकिया राजसमंद पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद सभागार में कांग्रेसी नेताओं की बैठक ली, चुनावी फीडबैक लिया। इसमें विधानसभा चुनाव जिला प्रभारी चेतन डूडी, जिला अध्यक्ष हरी सिंह, विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभु ठोकिया ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ उतरना होगा और आपसी मनमुटाव भुलाकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए काम करना होगा।
और भरतपुर में आज जिला कांग्रेस कार्यालय की बैठक के दौरान हंगामा दिखा। कांग्रेस की लोकसभा पर्यवेक्षक गीता भुक्कल की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी। इसी दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत सम्मान कार्यक्रम और टिकट वितरण कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। कार्यकर्ता बैठक को छोड़ जाने लगे, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश सूपा ने कार्यकर्ताओं को समझाया। उसके बाद बैठक दोबारा शुरू की गई। और चलिए, राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। छात्र संघ कार्यालय पर डीएसडब्ल्यू ने ताला जड़ दिया। 2 छात्र नेताओं के कार्यालय पर ताला लगाए। आरयू उपाध्यक्ष अमीषा मीणा, महासचिव अरविंद झाझड़ा के कार्यालय पर ताला चढ़ा गया। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष निर्मल चौधरी पर 1 दिन की मेहरबानी दिखाई गई है। निर्मल चौधरी को 1 दिन का समय दिया गया है। देखिए, पूर्व में भी डीएसडब्ल्यू ने सभी छात्र संघ कार्यालय को नोटिस दिया था। नोटिस की अवहेलना करने पर आज ये एक्शन लिया गया। और इधर छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल जारी है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के लिए बवाल भारी। आरयू में छिड़ा संग्राम। अर्थी से चुनाव कराने की मांग। बिगड़ रही तबीयत, कब निकलेगा हल। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद से ही बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे ज्यादा बवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो रहा है। छात्र कभी इमारत पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी भूख हड़ताल के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। गुरुवार को यानी प्रदर्शन के 5वें दिन भी आरयू में जमकर हंगामा देखने को मिला। कुछ छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर मेन गेट पर चढ़ गए। छात्रों ने गेट को बंद कर दिया। छात्रों ने आरयू के गेट पर पुतला फूका। इस दौरान कुछ छात्र पेड़ पर भी चढ़ गए। ये देखिए आप, ये भी चुनाव लड़ने की होड़ में था। नीचे पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। छात्र जो है काफी ऊंचाई पर पेट्रोल की बोतल लेकर के चढ़ गया। पिछले 2 दिनों से यही सब नाटकीय घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है और आज फिर इस नाटकीय घटनाक्रम को दोहराया गया है यहाँ पर और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चुनाव कराने की मांग को लेकर एक छात्रा अर्थी पर लेट गई और नारेबाजी की। जिस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष किया है, दिन रात एक की है, छात्रों के लिए भूखे प्यासे न रात देखी है न दिन देखी है। आज हमारे लिए ऐसी हालत कर दी है। जो छात्र नेता आम छात्रों के लिए आवाज उठाते थे, आज उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। तो अब आवाज ही नहीं सुन रहे तो करेंगे क्या हम लोग? इतने साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए, मरने से अच्छा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। शांतिपूर्वक हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा गेट के अंदर थे, लेकिन हमारे 2-3 साथियों को पुलिस नाजायज तरीके से उठा ले गई। और अभी भी आप देखो, अभी भी देखो आप, लाठियां लेके अभी भी हमारे को मारने के लिए पूरा प्रशासन, इतने हम छात्र नहीं, इतना प्रशासन यहाँ गया। हम कोई अपराधी थोड़ी है, हमारी मांग के लिए शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। सर, इस तरीके से कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। आप देख रहे हो पुलिस प्रशासन कितनी सख्ताई बरत रहा है। यहाँ पर आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी तक एडमिशन नहीं किए हैं। जब एडमिशन ही नहीं होगा तो हम आई कार्ड कहाँ से देंगे? इससे पहले भूख हड़ताल पर बैठे 7 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी छात्रों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनाव के लिए बवाल केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी कई जिलों में प्रदर्शन चल रहा है। श्रीगंगानगर में भी चुनाव बहाली की मांग को लेकर छात्रों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। छात्रों ने गंगा सिंह चौक से भगत सिंह चौक मार्ग को जाम कर दिया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कुल मिलाकर छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र आर पार के मूड में हैं, लेकिन फिलहाल कैंपस की राजनीति को लेकर कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। कैंपस में हो रहे बवाल के कारण छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जयपुर से लवली वधवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुराने बस ऑपरेटर्स ने रोडवेज विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पुराने बस ऑपरेटर्स का कहना है कि नई बसों को मुंहमांगी कीमत पर देकर धांधली की जा रही है, जबकि उनका करोड़ों रुपया विभाग के पास बकाया है। रोडवेज विभाग पर आरोप गंभीर। जिम्मेदारों ने किया 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। पुराने बस ऑपरेटर्स ने लगाई सीएम से गुहार। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है दरकार। मैं राजस्थान सरकार से मुख्यमंत्री साहब से अपील करता हूं कि इसकी किसी बहुत उच्च अधिकारी से इस टेंडर की इसकी जांच कराई जाए और इस पूरे घपले को इसको बेनकाब किया जाए। इसमें कम से कम राजस्थान गवर्नमेंट का 200 करोड़ रुपए का लॉस है, जो मैं ऑन रिकॉर्ड टेबल पे साबित कर सकता हूं। राजस्थान रोडवेज में 500 से ज्यादा नई बसें अनुबंध पर लेने की कवायद अपने अंतिम चरण में हैं और इसी बीच पुराने बस ऑपरेटर्स सामने आ गए हैं। इनका कहना है कि नई बसों की खरीद के लिए नए ऑपरेटर्स को 13 से 19 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से नियम तय किए जा रहे हैं, जबकि वे 7 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज में गाड़ी चला रहे थे। नए कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने हमारी गाड़ियां 7 रुपए 11 पैसे और 7 रुपए 90 पैसे वाली गाड़ियों को जबरदस्ती रोक के धक्के से बाहर निकाल दिया और नए कॉन्ट्रैक्टर्स को ये लेके आए हैं। किसी को 13 रुपए, किसी को 12 रुपए, किसी को 15 रुपए, किसी को 17 रुपए, किसी को 19 रुपए तक दे रहे हैं। बस ऑपरेटर अक्षपाल सिंह कहते हैं कि साल 2016-17 में उनकी 234 गाड़ियों को जानबूझकर बाहर किया गया। 2016-17 में 234 गाड़ियों को बिना कारण एक जाली लेटर किसी ने दे दिया और इन्होंने 234 गाड़ी विदहेल्ड कर ली। 234 गाड़ी से जो हमारे बठिंडा के ऑपरेटर थे, जिन्होंने मिलकर 700 के करीब गाड़ियां डाली थी, यहाँ पे हम लोग व्यापार करने के लिए राजस्थान आए थे, वो सारे बहुत परेशान हो गए और उनको कम से कम 9 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। राजस्थान रोडवेज के साथ ये पुराने अनुबंधकर्ता पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। बठिंडा के ऑपरेटर्स ने 700 बसें अनुबंध पर लगा रखी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बैंक से लोन लेकर गाड़ियों का अनुबंध किया था और अब इनका पैसा रोडवेज वापस नहीं दे रहा, जो 48 करोड़ के लगभग है। अब ये व्यापारी सीएम अशोक गहलोत से घपले की जांच की गुहार लगा रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से मुख्यमंत्री साहब से अपील करता हूं कि इसकी किसी बहुत उच्च अधिकारी से इस टेंडर की इसकी जांच कराई जाए और इस पूरे घपले को इसको बेनकाब किया जाए। इसमें कम से कम राजस्थान गवर्नमेंट का 200 करोड़ रुपए का लॉस है, जो मैं ऑन रिकॉर्ड टेबल पे साबित कर सकता हूं। इस पूरे मामले पर रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल ने सफाई दी है। डिडेल का कहना है कि नियमों के हिसाब से ही तमाम अनुबंधों को जोड़ा और तोड़ा गया है। इनका कहना है कि जो गाड़ियां चलने लायक नहीं थीं, उन्हें ही बाहर किया गया है। नई गाड़ियों को भी नियमों के हिसाब से ही लिया जा रहा है। विभिन्न दरों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। जो बस पहले लगभग 18 लाख के आसपास बनती थी, वो अब 35 लाख के आसपास बस बनती है। और जिन बसों को हमने 15-16 में अनुबंध पे लिया था, वो अब लगभग 7 से 8 साल चल चुकी है। तो हम उन बसों को अब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। नए अनुबंध हमने जो भी किए हैं, उनमें दरें 9 रुपये से लेकर के 14 रुपये तक भी आई है। उन दरों की गणना का मुख्य कारण डीजल की रेट्स है, मशीनों का जो अपने आप बस की जो कीमत है, बैंकिंग जो लोन है उसकी इंटरेस्ट रेट है। पुराने अनुबंधित बस ऑपरेटर्स बस अपना फंसा हुआ पैसा निकालना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे अब भी पुरानी दरों पर बसें चलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी मिलीभगत करके जानबूझकर महंगा अनुबंध कर रहे हैं। पुराने ऑपरेटर्स इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। अब पूरा सच क्या है, ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है, जिन पर तस्वीर साफ होनी चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से